So welcome to the dear students. Today I will take the second lecture of the shear stress, right? Shear stress in the beam. आज मेरा जो सेकंड लेक्चर है shear stress in the beam and simultaneously I have started this strength of material subject along with the fluid mechanics. Reason is that I have got the different opinion from the students that you also carry on the subject strength of material. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी मैंने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी करवा दिए हैं, जिसमें आपका स्ट्रेस, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, एंड एक्सियल लोड एंड मेंबर्स आपके जितने भी हैं, दिस आई हैव टेकन. And second, you can say that shear force bending moment diagram. This topic I have already completed in the strength of material. Deflection on beams, that is also completed in this and bending stress. ये भी complete topic जो है मैंने complete किया था. So we have to start from the shear stress in the beam. तो shear stress का already first lecture मैंने आपको दे दिया है, एंड बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट फ्लूइड मैकेनिक्स भी इसके साथ साथ ही चलेगा. साइमल्टेनियसली दोनों आपके जो सब्जेक्ट हैं इसके साथ ही चलेंगे, बिकॉज प्रीवियसली आई वाज टेकिंग द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इन दैट आई एम जस्ट टेकिंग द लैमिनार फ्लो टॉपिक ऑफ द लैमिनार फ्लो, राइट. तो shear स्ट्रेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको भी साथ साथ में करवाएंगे, और साथ में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स भी चलेगा. तो साइमल्टेनियसली जो इसका अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके से होगा कि जैसे ये एक लेक्चर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये लेक्चर आपको देता हूं, तो उसके बाद एक लेक्चर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का होगा, पर्टिकुलर टॉपिक का जो मैंने लिया है, और साथ में ही आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का होगा नेक्स्ट डे. तो इस तरीके से ये दोनों सब्जेक्ट हम साइमल्टेनियसली इसको कवर करने की कोशिश करेंगे. यू अंडरस्टैंड. सिर्फ इसमें थोड़ा सा वेट इसलिए करना पड़ता है कि क्योंकि जो टॉपिक मैं जहाँ पे यूट्यूब के ऊपर देता हूँ, जो लेक्चर्स दे रहा हूँ जहाँ पे, सो आई वांट दैट स्टूडेंट्स जो कि मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ परटेन करते हैं, वो इस टॉपिक को 2-3-4 दिन का इसलिए समय देता हूं, सो दैट दे विल वॉच माय लेक्चर्स एंड देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. यू अंडरस्टैंड. तो आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज shear स्ट्रेस. इन द बीम. इसका ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शंस आपको दिया है. दिस इज योर लेक्चर नंबर 2. दिस इज योर लेक्चर नंबर 2. यू अंडरस्टैंड. सो इन द लेक्चर नंबर 2 आई विल डिस्कस in the lecture number 2 I will discuss that what is the importance of the tau max in the beam. You understand, where your tau max, or you can say shear stress, is maximum in the beam. Why we are calculating the tau max in the beam means, if you design any component and if we have calculated the tau max, that where the tau max is maximum, or you can say that if we design the component on the maximum shear stress, so then it is you can say that that component is safe at every shear stress. You can say, suppose maximum shear stress हमने कैलकुलेट किया, उसका वैल्यू 100 MPa. वी हैव कैलकुलेटेड द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के ये जो पर्टिकुलर बीम है इसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना 100 MPa.
So it means that our design is same on 90 MPa, 80 MPa, जो भी shear stress होगी जिसके ऊपर हम कोई डिजाइन कर रहे हैं, तो अगर 100 MPa के ऊपर आपका डिजाइन सेफ है तो आपका डिजाइन जो है वो 80 MPa या within less than that 100 MPa you can say that is safe, right? So this is the importance of the tau max. क्योंकि कोई भी हम डिजाइन करते हैं, बीम का डिजाइन करते हैं, कोई भी डिजाइन करेंगे तो वो सिग्मा मैक्सिमम के ऊपर होगा या टाउ मैक्सिमम के ऊपर होगा। तो इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वेयर इज आवर टाउ मैक्सिमम, राइट? नाउ द बीम इज हैविंग द डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, ये तो आपको पता है। कोई भी पर्टिकुलर बीम है तो उसका डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होगा। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम होगी, आपकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बीम होगी, आपकी ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम होगी, यू अंडरस्टैंड? सो वी विल गेट द डिफरेंट यू कैन से डायग्राम, डिफरेंट टाइप ऑफ द डायग्राम ऑफ द टाउ मैक्सिमम। जब हम उसका टाउ मैक्सिमम ड्रा करेंगे तो टाउ मैक्सिमम जब हम ड्रा करेंगे तो उसकी जो डायग्राम होगी डिफरेंट होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन आपका डिफरेंट है और उस डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम डिफरेंटली we will calculate tau maximum. Suppose if we are having a rectangular cross section of the beam, तो उस वक्त tau maximum की वैल्यू क्या होगी और कहां पे आपका tau maximum होगा। Likewise, if we will calculate the tau maximum or tau average in case of your circular cross section, तो उस वक्त tau maximum की वैल्यू क्या होगी, and then what is the relation of the tau maximum with the average shear stress or maximum shear stress with the average shear stress. Likewise, triangular section के ऊपर आपका tau maximum कहां पे होगा। तो इस तरीके से हम ये सारी वैल्यूज को मैक्सिमम tau maximum को हम हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एक बीम का लेता हूं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के ऊपर आई हैव टू फाइंड द टाउ मैक्सिमम और एंड यू कैन से द रिलेशन बिटवीन द टाउ मैक्सिमम एंड टाउ एवरेज, राइट? तो आपका ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हम बना लेते हैं। दिस इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। जो आपने बीम लिया है, दिस इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और इसका जो हाइट है, यू कैन से दैट हाइट of this rectangular cross section, this is h, right? तो जहां पे आप क्या करें, न्यूट्रल, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस बिकॉज इट इज ए सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन। तो न्यूट्रल एक्सिस कहां पे होगा, सेंटर में होगा। तो नेचुरली इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है, जहां से लेके न्यूट्रल एक्सिस से जहां तक ये कितना होगा, h/2, ये आप लिख लीजिए, आप न्यूट्रल एक्सिस NA, राइट? सो दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, एंड इफ आई से दैट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, दिस इज गिवन एज B, you understand? So I have taken the beam of rectangular cross section, and in this beam I have to calculate tau max. हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाउ मैक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि अगर आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो वेयर इज द टाउ मैक्स, और जो आपका शेयर स्ट्रेस होगा उसका शेप कैसे होगा, कहां पे शेयर स्ट्रेस 0 होगा, कहां पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस, राइट? सो एज इन द प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, यू हैव सीन दैट what we will do here, first of all we will take you can say the एक हम
पॉइंट, कोई पॉइंट के ऊपर आप क्या करें, एक अगर आपने किसी पॉइंट के ऊपर आप टाउ मैक्स ले लें, सपोज दिस इज द लेयर, राइट, सो यू टेक लेयर, सपोज दिस इज लेयर एक्स एक्स, सो एट ए डिस्टेंस बाई, इस लेयर का डिस्टेंस कितना है, एट ए डिस्टेंस बाई, राइट, so at a distance y from the neutral axis, you understand. So I have taken the layer xx at a distance y from the neutral axis. So as it is a rectangular cross section, so it means the width of this layer and width of each and every layer in the cross section, that is same. Suppose if the width is I have taken b, so इसका width जहां पे xx के ऊपर कितना होगा, b होगा, right. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसके ऊपर ये जो अपना लेयर लिया है एक्स एक्स के ऊपर, इसके ऊपर हम एरिया, आइदर इसके ऊपर एरिया कंसिडर करें या इसके बिलो एरिया के कंसिडर करें, तो ये आपका एरिया है, यू अंडरस्टैंड. सो ए इज द एरिया अबव द एक्स एक्सिस क्रॉस सेक्शन. तो एक्स एक्सिस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, सपोज आई से दैट ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यू अंडरस्टैंड. नाउ अगर मैं वाई वार की वैल्यू फाइंड आउट करूं, सपोज वाई वार कहां पे होगा, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस, सेंटर ऑफ दिस, एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, this is your y bar, you understand. So distance from the neutral axis to the centroid of this area above the layer x axis, above the layer x x. तो आपका ये जो क्या होगा, जहां से डिस्टेंस, जहां पे जो सेंट्रॉइड है इसका, तो ये आपका क्या होगा, y बार होगा, यू अंडरस्टैंड दिस. सो जो टॉप और बॉटम का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, जो टॉप और बॉटम का डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज h/2. ये तो मैंने आपको पहले बताया. टॉप और अगर न्यूट्रल एक्सिस से टॉप का डिस्टेंस ले, दिस इज h/2, एंड इफ वी विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, बॉटम से हम डिस्टेंस लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस की तरफ, तो दिस इज h/2, यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज, यू कैन से, ये आपका क्रॉस सेक्शन था, इसमें जो पैरामीटर्स थे, दिस आई हैव रिटन हियर. नाउ वी विल जस्ट ड्राइव द इक्वेशंस. हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टाउ इन टर्म्स ऑफ वाई. तो वी विल ड्राइव द इक्वेशन टाउ, हम शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन ड्राइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, राइट. तो इक्वेशन ऑफ टाउ इन टर्म्स ऑफ वाई, राइट. सो वी विल ड्राइव द इक्वेशन of tau in terms of y, you understand this. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, as you know that tau is equal to, so as we know, जो पहले चैप्टर में पढ़ा था, as we know that shear stress tau at a distance by from the neutral axis.
तो shear stress की इक्वेशन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ये क्या होगी, टाउ इज इक्वल टू S into A by var on I into B. S A by var into I into B. So this is the equation of the tau. This is the equation of tau in terms of y at a distance y from the न्यूट्रल एक्सिस. ये आपकी इक्वेशन है टाउ की. अब देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. एक तो हमें शेयर फोर्स, एस शेयर फोर्स है तो दैट इज कांस्टेंट, ये एज इट इज रहेगा. ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कौन सा हम फाइंड आउट करेंगे, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबव द एक्स एक्स लेयर. एक्स एक्स लेयर के ऊपर जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है वो कैलकुलेट करेंगे. फिर हम ये बाई वार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो जहां पे दिया है, एंड देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दैट वी विल कैलकुलेट, राइट. सो इसका तो फार्मूला आपके पास है. तो मेन यू हैव टू फाइंड आउट, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाई वार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे. सो ए दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा निकालना है अपने, जो एक्स एक्स आपने लेयर लिया है इसके ऊपर. तो ये तो आपको पता है कि दिस इज विड्थ, तो आपको पता है इसका, बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल लाइक दिस. तो ये तो आपको डिस्टेंस पता है, दिस इज डिस्टेंस इज बी. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस. हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जे और जे वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट. अब देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू टॉप द डिस्टेंस इज hy2. फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू टॉप द डिस्टेंस इज hy2, यह आ गया hy2 फ्रॉम द न्यूट्रल. एंड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस up to the layer xx the distance is y. अगर मैं hy2 minus y करूं, so you will get this distance, right. hy2 से मैं y करूं तो ये आपका जो डिस्टेंस होगा जहां से जहां तक, ये डिस्टेंस आपका hy2 minus y आ जाएगा. यू अंडरस्टैंड. फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस अप टू टॉप कितना डिस्टेंस है, hy2, एंड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस अप टू एक्स एक्स लेयर द डिस्टेंस इज y. अगर मैं hy2 से माइनस y करूं तो यू विल गेट दिस डिस्टेंस, राइट. तो जी आपका आ गया hy2 माइनस y, ये आपका एरिया आ गया, hy2 माइनस y, दिस इज योर एरिया. नाउ आप दूसरा बाई वार को कैलकुलेट करें, वाई वार को कैलकुलेट करें. देखिए बाई वार को कहां से कैलकुलेट करेंगे, हम न्यूट्रल एक्सिस से कैलकुलेट करेंगे. तो आप लिख लीजिए बाई, जहां से लेके जहां तक, तो डिस्टेंस आपको मालूम है, दिस इज इक्वल टू बाई प्लस. नो वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस. हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जहां से लेकर जहां तक बाई है हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दिस वन, ये डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इसमें ऐड कर लेंगे जहां पे बाई प्लस दिस डिस्टेंस, एंड देन यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ बाई वार. यू अंडरस्टैंड. अब देखिए इसको, डिस्टेंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने फाइंड आउट करना है. यू अंडरस्टैंड दैट. तो देखिए ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू hy2 माइनस y. यू अंडरस्टैंड. टोटल डिस्टेंस कितना है, hy2 माइनस y. तो ये जो सेंट्राइड है, दिस इज द सेंट्राइड ऑफ दिस एरिया, ये सेंटर का पॉइंट है. तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस होगा, दिस इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस होगा जहां से लेके जहां तक, दिस इज इक्वल टू 1/2
hy2 minus y, हाफ ऑफ दिस, राइट। तो टोटल आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहां पे? टोटल डिस्टेंस इज 1/2, बिकॉज अगर जे टोटल आपका पता है दिस इज h2 माइनस वाई, तो सेंट्राइड जहां से ये सेंटर में होगा तो इसका हाफ होगा, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका आ जाएगा hy2 माइनस वाई, यू अंडरस्टैंड, hy2 minus y. So this is your distance. तो इसको आप, तो वाई बार को हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई बार दिस इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आएगा hy4 माइनस y/2 एंड दैट इंप्लाइज y/2 प्लस hy4, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका आ जाएगा y बार y/2 प्लस hy4, यू अंडरस्टैंड। तो y बार की भी वैल्यू अपने फाइंड आउट कर ली। सो दिस इज योर y बार। a की भी वैल्यू आपके पास है, यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ a, ये आपकी a की वैल्यू है। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया विच आई हैव टेकन above the x-axis, a की वैल्यू, y बार की वैल्यू भी यू हैव कैलकुलेटेड, एंड नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू। तो इसमें आप y बार ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आप 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन y प्लस hy2, राइट, y प्लस hy2, राइट। इसको बॉक्स को रहने दीजिए, हम बॉक्स को, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करके लिखा है, हम बॉक्स इसको ले लें। तो ये y बार की वैल्यू आपकी आ गई, यू अंडरस्टैंड। सो नो वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द वैल्यूज ऑफ दिस। अब ये वैल्यूज आप करें, सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन में, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू एस, तो एस ही रहेगा। ए की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज b hy2 minus y, right, and y var, this is ये a की वैल्यू आ गई, y var this is 1/2 y plus h2, right, y plus h2 divided by what is the moment of inertia in case of the rectangular section, this is equal to bh cube by 12, you understand. So moment of inertia in case of rectangular section, ये लिख लेते हैं यहां पे moment of inertia की वैल्यू भी, तो I लिख लो bh cube by 12, you understand. तो moment of inertia bh cube by 12, तो यहां पे पुट कर लें, दैट इज bh cube by 12 and into b, you understand. So this is the value we have written here. तो b और b कैंसिल हो गया,
और 6 आपका कैंसिल हो गया ये, राइट। सो b और b कैंसिल, 2 6 कैंसिल, एंड नाउ इसको मिटा देते हैं। सो दिस इज सिस्टम। तो क्या आया, 6 ऊपर ले जाइए, 6SBHQ, सो टाउ इज इक्वल टू 6SBHQ, 6SBHQ, this is Hy2 minus y into Hy2 plus y. Hy2 plus y. You understand? So this is a plus b into a minus b. This is h square, a square minus b square. Therefore, tau is equal to 6SBHQ. यह आ गया h square by 4 minus y square. So this is the equation of the tau. You understand? So this is the equation of the shear stress at a distance y. This is the equation of the shear stress at a distance y. You understand? ये हमारे पास equation आपकी at a distance y from the neutral axis. This is the equation of the shear stress. तो shear stress का तो जहां पे हमने equation को निकाल लिया है, in case of the rectangular cross section. You understand? So in case of the rectangular cross section, you have calculate the equation of the tau at a distance y from the neutral axis, or you can say that at x layer, this is equal to this one. You understand this? अब देखिए, in this equation ये 6 आपका क्या है, कांस्टेंट है, SV कांस्टेंट है, you understand, और B भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, H भी आपका कांस्टेंट है, इसकी डेप्थ भी क्या है, वो कांस्टेंट है, ऑल दीज आर कांस्टेंट, राइट। ओनली द वेरी क्या करेगा यहां पे, विद रिस्पेक्ट टू y. यू अंडरस्टैंड? सो टाउ shear stress that will vary with respect to y. So it means that ये क्या है, इक्वेशन किसमें है, y square है, rest of the things are constant. So from this equation we can understand that shear stress varies parabolically, because ये जो आपकी इक्वेशन है इन टर्म्स स्क्वायर में, ये पैराबोलिक इक्वेशन हो गया। तो जहां से हमें वी कम टू नो दैट shear stress varies parabolically. अब shear stress जो है वो पैराबोलिकली वेरी करती है। अब पैराबोलिकली तो वेरी करती है, नो वी हैव टू फाइंड इट दैट वेयर द shear stress is maximum and where the shear stress is minimum or zero. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि shear stress कहां पे मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन ये जो आपने इक्वेशन ड्राइव किया टाउ का एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो आप ये लिख लीजिए फ्रॉम दिस इक्वेशन tau varies with respect to y. You understand? Tau varies with respect to
y with respect to y. Rest all the things are constant, so you can say that tau depends upon y square. You understand? Because 6SBHQ all are constant, so tau depends on y square. तो जहां से आपको लगेगा कि सो द वेरिएशन ऑफ टाउ, टाउ की वेरिएशन क्या होगी? बिकॉज द इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द वाई स्क्वायर, सो द वेरिएशन ऑफ टाउ इज पैराबोलिक. टाउ की जो वेरिएशन होगी वो क्या होगी? पैराबोलिक. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जहां से मिल गया कि शेयर स्ट्रेस वेरीज पैराबोलिकली, वेयर एज अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें, बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो दैट वेरीज लीनियरली. तो जहां पे इन केस ऑफ सिग्मा यू कैन से नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज मैक्सिमम एट द टॉप और द बॉटम and zero at the center. Mostly you can say the maximum of the stresses, चाहे टॉर्शनल स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है, जितना भी स्ट्रेसेस हैं दे मैक्सिमम कहां पे होती हैं? टॉप और बॉटम के ऊपर, और मिनिमम और जीरो कहां पे होंगी? सेंटर के ऊपर. लेकिन ये जो आपका शेयर स्ट्रेस है ये आपका वेरी पैराबोलिकली करेगा. तो इस केस में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट वेयर इट इज मैक्सिमम, टाउ इज वेयर टाउ इज मैक्सिमम एंड वेयर टाउ इज मिनिमम और जीरो. अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं किस तरीके से करेंगे. राइट, तो देखिए, now let us find out where the tau is maximum and where the tau is minimum. Right? अगर मैं if फर्स्ट केस लेता हूं, कंडीशन जहां पे if y, अगर y की वैल्यू में hy2, राइट, by hy2 प्लस r by माइनस hy2 माइनस. यू अंडरस्टैंड? तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो टॉप का है जहां से बाई hy2 मैं प्लस लेता हूं जहां वाला, और जो बाई जहां से बॉटम तक है एक्सट्रीम एंड, ये आपका माइनस हो गया. तो मैं इन दोनों केसेस के ऊपर अब बाई की वैल्यू में जहां पे नहीं ले रहा, आई एम जस्ट टेकिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू hy2 मींस एट द टॉप एंड एट द बॉटम. यू अंडरस्टैंड? एट द टॉप एंड एट द बॉटम. यू अंडरस्टैंड? तो अब जहां पे हम टाउ निकालेंगे, देखिए टाउ का जो इक्वेशन था, टाउ इज इक्वल टू 6s BHQ h square by 4 minus y square. दिस इज द इक्वेशन. अगर मैं टाउ की वैल्यू प्लस hy2 लेता हूं या माइनस hy2 लेता हूं तो दोनों में सेम ही आएगा बिकॉज इट इज स्क्वायर. तो क्या होगा कि y की जगह ये तो ऐसे ही रहेगा 6s BHQ h स्क्वायर बाई 4, ये तो यही रहेगा h स्क्वायर बाई 4 माइनस, अब y की जगह क्या है? प्लस hy2 अगर लेता हूं मैं तो तब भी ये बाई hy2 प्लस लेता हूं, सपोज hy2 प्लस स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? h स्क्वायर बाई 4. सो दिस इज h स्क्वायर बाई 4. तो h स्क्वायर बाई 4 मीन्स 0 हो गया ये. सो टाउ इज 0. टाउ इस केस में क्या है? टाउ इज 0. कहां पे? टाउ इज 0 एट द टॉप. शेयर स्ट्रेस की वैल्यू टॉप के ऊपर क्या है? 0 है. इसी तरीके से अगर मैं बॉटम के ऊपर लूं तो बॉटम का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस दिस इज माइनस hy2,
तो इस केस में ये आपका आ गया टॉप में। अगर बॉटम में लेता हूं, एट द बॉटम बाई इज इक्वल टू माइनस एच बाई टू। बाई की वैल्यू क्या है? माइनस एच बाई टू। सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में जो वैल्यू, तो इस इक्वेशन में वैल्यू आप क्या करें? पुट करें। टाउ इज इक्वल टू 6s बी एच क्यू जे एच स्क्र बाई 4 ऐसे ही रहेगा, माइनस एच बाई टू का होल स्क्वायर, ये फिर भी यही हो जाएगा आपका एच स्क्र बाई 4, और ये आपका क्या है? 0। तो बॉटम में भी आपका टाउ जो है क्या होगा? 0। यू अंडरस्टैंड? तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू 0। टाउ इज 0 एट द बॉटम। तो टॉप में भी शेयर स्ट्रेस आपकी 0 आई। टॉप में भी जो आपकी शेयर स्ट्रेस थी वो क्या थी? तो इस पॉइंट के ऊपर अगर टॉप की बात करूं तो शेयर स्ट्रेस इज 0, और जो बॉटम था दैट इज शेयर स्ट्रेस इज 0, राइट? नाउ where the shear stress is maximum, so you can say for the maximum shear stress or the shear force by that is equal to 0। तो बाई की वैल्यू हम पहले ली थी h/2, नाउ बाई हम 0 लेंगे। बाई 0 मीन्स एट द न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। So for maximum shear stress you can say, so S for tau max put y is equal to 0। अगर shear force for tau max क्या करेंगे? पुट बाई, इस केस में पुट बाई इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन है, इसमें बाई को आप 0 पुट करें। तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू 6s बी एच क्यू, ऑल दीज आर कांस्टेंट, एच स्क्वायर बाई 4 माइनस 0। यू अंडरस्टैंड? एच स्क्वायर 0, ये टाउ मैक्स है, दिस इज टाउ मैक्स, राइट? तो देयरफॉर टाउ मैक्स तो ये टाउ मैक्स क्या आया? दिस इज 3/2, दिस इज 3/2 s, ऐसे आया। नीचे क्या रहा? b इंटू एच। यू अंडरस्टैंड? क्या रहा? b इंटू एच। तो b इंटू एच क्या है? b इज द विड्थ, h इज द height. So b into h, this is the area of this whole cross section, and then shear force divided by area, this is equal to, ये क्या होगा? shear force divided by area, this is equal to tau average। मैंने जैसे आपको पहले लेक्चर में बताया था कि डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम सिर्फ उस केस में करेंगे, उन केसेस में करेंगे शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जहां पे आपके कंपोनेंट जो है बड़े स्मॉल कंपोनेंट होंगे। वहां पे हम जब डायरेक्ट तरीके से ये शेयर स्ट्रेस निकालते हैं फोर्स अपॉन एरिया, सो दैट शेयर स्ट्रेस इज कॉल्ड द टाउ एवरेज। उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज शेयर स्ट्रेस। सो देयरफॉर टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 3/2
tau average. You understand? So tau maximum this is equal to tau average. अब देखिए जो tau maximum था ये कहां पे आया, जब हमने y इक्वल टू 0 लिया। तो जब हमने y इक्वल टू 0 लिया तो इसको मिटा इसको मिटा दीजिए, जहां पे ही डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो जब हमने y इक्वल टू 0 लिया राइट, तो इसका किस तरीके से डायग्राम बना, ये जो जहां से अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रा करता हूं शेयर स्ट्रेस की, राइट, ये आपका टॉप है और ये आपका, ये अपने सेक्शन लिया, ये आपका टॉप है और बॉटम है। तो जहां पे टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया शेयर स्ट्रेस आपका क्या है, 0 है, यू अंडरस्टैंड। और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर शेयर स्ट्रेस आपका क्या है, मैक्सिमम है। तो ये जो पैराबोला बनेगा इस तरीके से, ये आपका सपोज ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, राइट। तो ये जो पैराबोला बनेगा लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपकी शेयर स्ट्रेस वेरी करेगी पैराबोलिकली। यू अंडरस्टैंड। तो न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, तो जहां पे लिख लें न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका टाउ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये आपका 3/2 टाउ एवरेज होगा। यू अंडरस्टैंड। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, एट न्यूट्रल एक्सिस, राइट, एंड at top and bottom, at top and bottom क्या होगा, टाउ इज 0। यू अंडरस्टैंड। तो रेक्टेंगल के टॉप और बॉटम में टाउ 0 होगा। अगर इनका रिलेशन हम इन रेक्टेंगुलर के केस में रिलेशन देखें तो रिलेशन जो है टाउ मैक्सिमम upon tau average, this is equal to 3/2. This is very important relation to know कि tau maximum upon tau average, this is equal to 3/2. You understand this? तो ये आपका आ गया जब हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया। उस केस में क्योंकि शेयर स्ट्रेस आप जितने भी क्रॉस सेक्शन लेंगे, चाहे वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, चाहे वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, चाहे ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, तो बेसिकली जो शेयर स्ट्रेस होगी वो वेरी कैसे करेगी, पैराबोलिकली वेरी करेगी। अब उसकी वेरिएशन किस तरीके से होगी, एट द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन डिफरेंट वेरिएशन हो सकती है। तो उसको हम जब हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। बट ये जो आपके क्रॉस सेक्शन हैं, खासकर आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर है और आपका ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन है, here you will find the relation between the tau max and tau average। और उसके बाद कुछ ऐसे क्रॉस सेक्शंस होंगे जैसे I सेक्शन है, T सेक्शन है, वहां पे आपको tau max और tau average में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। वहां पे हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एट द डिफरेंट सेक्शन एट द डिफरेंट पॉइंट। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, But this is the important one. Mostly जो आपके क्वेश्चंस जो आपके जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम हैं, अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आना है तो हम मैक्सिमम जो मोस्टली हम जो क्रॉस सेक्शन लेते हैं या आता है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आता है। बट इट डजंट मीन कि हम बाकी क्रॉस सेक्शंस के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे हम सारा ही, लेकिन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मोस्टली यू कैन से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इसका आपको पूरा एक डेरिवेशन दे दिया, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला भी हम दे सकते थे कि टाउ मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज इन दिस केस। बट हाउ इट कम्स, किस तरीके से आया, वो आपको पता होना चाहिए इस चीज का। बट रेस्ट जो आपको याद रखने वाली चीज है, अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ
द प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस गेट का है या एई या जेई के जो एग्जाम वगैरह होते हैं, उसमें आपको इतना ही याद रखना ज्यादा जरूरी है कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कहां पे मैक्सिमम होगी, एट द न्यूट्रल एक्सिस, और उसकी जो वैल्यू होगी वो 3/2 टाउ एवरेज होगी। एट द टॉप and the bottom shear stress is 0 and the shear stress varies parabolically. You understand? अब हम दूसरा क्रॉस सेक्शन में लेंगे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। You understand? तो देखिए यहां now first we will take the circular section. So you can say circular cross section of the beam. अगर बीम का क्रॉस सेक्शन, पहले हमने कहा क्या किया था, बीम का क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर था, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिख लीजिए। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, राइट। तो अगर आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है बीम का, तो उस वक्त आप क्या होगा, लुक हियर अगेन वी विल ड्रा द डायग्राम। सपोज दिस इज योर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, राइट। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस एट द सेंटर, राइट। तो जहां इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस r है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। यू अंडरस्टैंड? दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट वेयर द shear stress is maximum. In this case shear stress is distributed over the circular section. ये जो आपकी सर्कुलर सेक्शन है, there is a distribution of the shear stress and we have to find that where the shear stress is maximum, where the shear stress is 0. You understand? Again we will drive the equation of the circular section. इसकी भी इक्वेशन को हम ड्राइव कर लेंगे। तो देखिए इसमें सपोज कर ये आप एक लेयर ले लें, राइट। जी आप, दिस इज योर लेयर, यू अंडरस्टैंड। तो ये आप यू हैव टेकन द स्टेप, यू कैन से जिसकी थिकनेस जो है dy है, तो यू हैव टेकन द स्टेप ऑफ दिस एंड द लेयर इज xx। ये वही वैसे ही हो जाएगा, ये xx लेयर है, दिस इज योर xx लेयर, राइट। और इसके ऊपर वाला एरिया वी विल कंसिडर, जो एरिया होगा इसके ऊपर वाला एरिया वी विल कंसिडर इट, राइट। एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस, राइट। ये क्या है, सेंटर पॉइंट है इसका। तो इस तरीके से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द, इसके हम इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लेते हैं ये, राइट। So this is the cross section of this. So say this is point E, this is point B, and this point is F. You understand? E, B, and F. These are the points. तो ये हम एरिया लेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पूरा लेंगे। लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि shear stress at a distance y from the neutral axis, right?
तो shear stress at xx at a distance by from the neutral axis, this we know, ये किसके बराबर होता है, टाउ इज इक्वल टू एस टू ए बाई वार, राइट। एस इज इक्वल टू ए बाई वार अपॉन I into V. You understand? So this is the equation of the shear stress at a distance y, that is at a distance y means that from the layer which I have taken xx layer, तो ये आपका इक्वेशन है। यू अंडरस्टैंड, ये तो आपको पता है। अब इसमें देखिए, इसमें जो पैरामीटर्स हैं, S इज योर shear force, A इज द शेडेड एरिया। ए कौन सा एरिया है, शेडेड एरिया एबव द एक्स जो आपकी लेयर है उसके ऊपर वाला जो एरिया है, दैट इज नोटेड बाई ए बाई वार, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू एट द सेंटर, बट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड इट लाइक दिस। तो इसके लिए वी विल अडॉप्ट स्लाइटली डिफरेंट प्रोसीजर, यू अंडरस्टैंड। एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मैं पहले भी आपको बताना भूल गया था रेक्टेंगुलर केस में, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम होल क्रॉस सेक्शन का लेंगे, ना कि शेडेड क्रॉस सेक्शन का लेंगे, वेदर इट इज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन और इट इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट वी विल टेक होल ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यू अंडरस्टैंड। एंड बी इज द विड्थ। बी क्या होगी आपकी, बी इज द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यू अंडरस्टैंड। बी आपकी क्रॉस सेक्शन की विड्थ होगी। तो इसके पैरामीटर लिख लेते हैं हम। तो जैसे आपको बताया, एस क्या है आपका, shear force at a section, S is the shear force at a section A by var. This is the moment of inertia at a distance, moment of area A by var. This is moment of the shaded area about the neutral axis. A by var, moment of shaded area about the neutral axis. A by var क्या है, moment of the shaded area about the I is moment of inertia of whole cross section, right? And B क्या है, B आ गया width of layer xx। B जो है width of layer xx, right? मैं इसमें dy ले लेता हूं, dy, दिस इज द स्मॉल थिकनेस ऑफ दिस लेयर। जो मैं लेयर लिया है, तो यू कैन से dy, दिस इज द स्मॉल थिकनेस ऑफ द लेयर। dy इज द स्मॉल थिकनेस इज द लेयर। So dy is the thickness of layer xx, right? And dA is a small area of the, ये जो लेयर मैंने लिया है या ये जो स्ट्रिप है, तो आप कह सकते हैं dA is the area
ऑफ लेयर एक्स एक्स, लेयर एक्स एक्स। तो डी ए किसके बराबर आएगा? जो एरिया होगा ये किसके बराबर है? अगर बी इसका क्या है, बी इसका विड्थ है और डी बाई मैंने इसका थिकनेस लिया है, तो डी ए किसके बराबर आएगा? बी इंटू डी वाई, राइट। तो आप कह सकते हैं ये जो स्मॉल स्ट्रिप लिया मैंने, स्मॉल स्ट्रिप जिसकी थिकनेस डी वाई थी और जिसका विड्थ बी था, उसका अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं, जो एरिया किसका कर रहा हूं, ये जो स्मॉल लेयर मैंने लिया है एक्स एक्स से लेयर आर स्ट्रिप, राइट। तो इसका जो विड्थ है वो दैट इज बी इज द विड्थ ऑफ दिस लेयर एंड डी वाई इज द थिकनेस ऑफ द लेयर। तो इसका डी ए जो है दिस इज इक्वल टू बी इंटू डी वाई, यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। तो इसकी हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ दिस। So let us ये आपका ई था। सो दिस इज इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा आर, और जे जो आपका डिस्टेंस है ये मैंने आपको बताया था, इस डिस्टेंस इज वाई, राइट। दिस डिस्टेंस इज वाई, यू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ दिस। अब देखिए इसकी डेरिवेशन वेरी इजी वन। दिस ओ कर लीजिए और जे आपका पॉइंट था बी, राइट। तो जहां से देखिए आप वी हैव टेकन द स्टेप, और ये जो स्मॉल एक्स एक्स है दिस इज द आई हैव जस्ट टेक से दिस इज द स्टेप ऑफ द थिकनेस डी वाई एंड द विड्थ ऑफ द दिस लेयर और स्ट्रिप इज बी। तो देयरफॉर एरिया जो स्मॉल एरिया है स्ट्रिप का डी ए, जैसे मैंने आपको बताया बी इंटू डी वाई, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए बी की वैल्यू हम निकालेंगे। बी क्या है? बी इज द विड्थ ऑफ दिस ई एफ। तो इसको मैं बी को ऐसे भी लिख सकता हूं, ई एज पर द डायग्राम ई एफ इंटू डी वाई, राइट। सो ई एफ क्या है? ई एफ मैं अगर इसको लिखूं, बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल और ये सर्कल है आपका, सो ई वी दिस इज इक्वल टू बी एफ। ये क्या है? ई वी दिस इज इक्वल टू बी एफ। तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टू ई बी, ई एफ की जगह टू ई वी इंटू डी वाई। जहां तक चीजें क्लियर हैं, यू अंडरस्टैंड। तो डी ए आपका आ गया ये वन, टू ई वी, ई बी कैपिटल वी, टू ई वी, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपकी वैल्यू आ गई डी ए की, यू अंडरस्टैंड। अब हमें ई वी की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ई वी। देखिए दिस राइट एंगल ट्राइंगल, यू जस्ट कंसिडर दिस राइट एंगल ट्राइंगल ई ओ वी। सो कंसिडर right angle triangle, consider right angle triangle EOB। तो जहां पे देखिएगा आपका
EV इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज द रेडियस, ये क्या है R है, और जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना y है, तो जहां पे आपका जो EV होगा, EV दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दिस इज क्लियर। हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, तो EV is equal to under root of R square minus Y square, hypotenuse square, this is equal to the base square plus perpendicular square, you understand, and we have to find, हमारे पास hypotenuse भी है, perpendicular भी है, we have to find the base, so therefore EV is equal to R square minus Y square, तो आपका therefore DA क्या आ जाएगा, DA this is equal to 2 अंडर रूट ऑफ 2EV है ना, R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर इंटू dy, यू अंडरस्टैंड। ये आपकी आ गई वैल्यू DA की, यू अंडरस्टैंड दिस। सो DA इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर इंटू dy। अब निकालो मूवमेंट ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ एरिया DA, क्योंकि ये सर्कुलर था इसलिए मैं एक स्मॉल स्ट्रिप लिया और उसका पहले मैंने मूवमेंट ऑफ एरिया DA अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, मूवमेंट ऑफ एरिया DA अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस क्या था, ये आपका y इंटू DA, राइट। मूवमेंट ऑफ एरिया DA अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस y इंटू DA, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू y इंटू DA, तो y ये वैल्यू आ गई, ये आप सीधा कर लो 2 राइट, 2 अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर इंटू dy, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका स्मॉल एरिया का, ये जो स्मॉल एरिया मैंने ये जो स्ट्रिप लिया था, XX जो थिन लेयर था, उसका स्मॉल एरिया का मैंने मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस आई हैव कैलकुलेटेड, यू अंडरस्टैंड। तो ये मैंने इसका आपका कैलकुलेट कर लिया। नाउ द टोटल मूवमेंट ऑफ एरिया, अब हमने क्या निकालना है, ये तो स्मॉल का था, यू अंडरस्टैंड। मूवमेंट ऑफ होल शेडेड एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, राइट, तो जहां पे लिख लियो मूवमेंट ऑफ, ये तो स्ट्रिप का था, मूवमेंट of whole shaded area that is obtained by integrating ये सपोज मैं फर्स्ट कर लेता हूं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इन द लिमिट ऑफ y एंड r। अगर मैं y और r की लिमिट में इसको इंटीग्रेट करूं तो आई विल गेट द होल मूवमेंट ऑफ एरिया, राइट, मूवमेंट ऑफ होल शेडेड एरिया, अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं, यू अंडरस्टैंड। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये इक्वेशन रहने दीजिए, इसको मिटा दीजिए आप। तो इक्वेशन क्या थी, ये थी इंटीग्रेशन ऑफ, दैट इज द मूवमेंट ऑफ होल शेडेड एरिया
राइट। तो हमें क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ होल शेडेड एरिया, दैट इज, आप ऐसे लिखें, मूवमेंट ऑफ होल शेडेड एरिया दैट इज y इंटू डी ए इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ होल शेडेड एरिया, दिस इज इक्वल टू, this is equal to integration of 2 by, पाई को आगे लिखें, 2 into r square minus y square into y into dy, right, and integration is y से r। तो y को आप इसके साथ ही ले जाए बेटर है, y को आप इधर ही रख ले, 2y, यू अंडरस्टैंड। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, जे अगर एक फंक्शन fx है तो 2y जो है fx का क्या है, डेरिवेटिव है, लेकिन डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, -2y आएगा, यू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, राइट। तो माइनस से हम क्या करें इसको, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू माइनस, जहां पे लिखें बाई 2r -2y, माइनस और माइनस प्लस, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नहीं, दिस इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy, यू अंडरस्टैंड। अब ये मान गया, ये देखो ये एक फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन में, फार्मूला क्या है, f डैश x इंटू एफ एक्स डी एक्स। अगर ये फार्मूला हो तो इसका आपने इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स 1, राइट, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस ये आपका किस में था, अंडर रूट में था ना, यस, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 + 1, 1/2 + 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, अगर ये आपका जो फंक्शन है इसके साथ इसका डेरिवेटिव है, तो ये फंक्शन सपोज आपका हो गया एफ एक्स, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, एफ एक्स 1/2 + 1, 1/2 + 1, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। आप कह सकते हैं एफ एक्स 3/2 एंड 3/2, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। अगर आप मैथमेटिक्स में जाएंगे इंटीग्रेशन के टॉपिक में, तो ये आपका इंटीग्रेशन है। तो यहां पे देखिए आप, ये अगर मैं कंसिडर करता हूं, सपोज ये आपका एक फंक्शन है, दिस इज, इफ आई से दिस इज एफ एक्स फंक्शन है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो r तो आपका कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और -y² का जो डिफरेंशिएशन होगा दिस इज -2y, तो आप कह सकते हैं ये जो है वो इसका डेरिवेटिव है, -2y। मैंने माइनस क्यों लिखा था, क्योंकि ये जो 2y की जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -2y आएगा, लेकिन जहां पे क्या था 2y था, तो माइनस को जहां पे रखा और माइनस से मैंने बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका, अब इसका जो डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन है, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, कर लेते हैं। सो यू आर दस इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू, आप जे बन जाएगा आपका a बाई बार, दिस इज a बाई बार
ए वाई बार, हमें क्योंकि ए वाई बार की वैल्यू चाहिए थी तो इसलिए हमने ये स्टेप लिया, बिकॉज दिस इज द सर्कुलर सेक्शन, तो इसको करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं किया, तो स्टेप लेके इंटीग्रेशन करके तो ए वाई बार निकालेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो ए वाई बार दिस इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन कर लो आप, माइनस साइन जहां पे आएगा, ये तो जहां पे माइनस आएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और लिमिट क्या है आपकी 22 से आर आपकी लिमिट। यू अंडरस्टैंड? 22 से आर आपकी लिमिट हो गई। तो therefore a y bar this is equal to माइनस, ये क्या बन जाएगा 3/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2/3, और बीच में क्या लिखेंगे हम 2/3, दिस इज आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज 3/2 and y into r. राइट? अब ए वाई बार क्या हो गया, अब लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करो, ये -2/3 ऐसा ही रहेगा आपका। तो पहले आप ऊपर वाली लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करो, बाई की जगह क्या पुट करेंगे आप, आर करेंगे, तो ऊपर वाली लिमिट जब आप पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। राइट? आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, so this becomes now r square, बाई की जगह r square 3/2, ये ऊपर वाली लिमिट पुट की, और जब नीचे वाली लिमिट पुट की हमने तो कितना आया r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जे और जे आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। देयरफॉर a बाई बार therefore a बाई बार दिस इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 2/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो 3/2 वाई स्क्वायर 3/2। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपकी ए वाई बार की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वाई बार, यू हैव कैलकुलेटेड। राइट? अब आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा इसकी वैल्यू। नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। So tau is equal to s into a y bar upon I into b। राइट? यही है आपकी टाउ की इक्वेशन की वैल्यू। इसमें पुट करें आप, s तो आपका वैसे ही रहेगा, तो ये आपका s वैसे ही रहेगा, इंटू ए वाई बार, दिस यू हैव कैलकुलेटेड 2/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3/2। राइट? आई 5/64, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, 5/4 इंटू d4, तो d क्या है 2r ले लें आप, तो ये आपका हो गया 2r रेज़ टू पावर 4। राइट? एंड b तो b ही रहेगा ये। राइट?
तो दिस इज बी, यू अंडरस्टैंड। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका क्या हो गया, सो S इज इक्वल टू, तो S आपका क्या आ जाएगा ये, तो I को ऐसे ही रहने दें, I को ऐसे ही रहने दें इन टर्म्स ऑफ I, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। B की वैल्यू ले लें आप, तो विड्थ की क्या वैल्यू निकाली थी हमने, दिस यू नो दैट B इज इक्वल टू, विड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि B की वैल्यू निकाली थी ना हमने इसमें लेके, तो ये वैल्यू हमने सारी पुट कर ली, राइट। Therefore S is equal to 3I, टाउ क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू, कैलकुलेट दिस, नाउ यू फाइंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, टाउ इज इक्वल टू S अपॉन 3I जे ऊपर चला जाएगा 3/2 माइनस 1, तो जे 1/2 अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टाउ एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो जे आपकी इक्वेशन हाई इन केस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के केस में जो सॉरी टू, दिस इज नॉट जो हो गया ना ये 3 2 माइनस 1, राइट, ये आपका था 1/2, एक्चुअली 1/2, राइट, अंडर रूट ऊपर लेके जाएंगे, ठीक। तो दिस इज द इक्वेशन यू गॉट, S अपॉन 3I अंडर रूट ऑफ R, सॉरी नॉट अंडर रूट, R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन। अब शेयर स्ट्रेस की आपकी इक्वेशन आ गई एट ए डिस्टेंस y। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट, अगर इस इक्वेशन को भी आप देखें तो इस इक्वेशन से आप देखिए ये जो आपका S की वैल्यू है, this is constant, I moment of inertia, this is constant, 3 is constant, R is constant. So it means that in this case also, in this case also tau there is y square। तो tau भी जहां पे y square वेरी करेगा, तो इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, और यू कैन से दैट shear stress varies पैराबोलिकली। ये तो पहला, तो इस केस में भी हमें पता लग गया कि shear stress आपकी पैराबोलिकली वेरी करेगी। अब हमें ये देखना है कि shear stress आपकी टॉप में क्या है और बॉटम में आपकी shear stress क्या है। तो सेम केस हम लेंगे, टॉप में shear stress क्या है और बॉटम में क्या है, यू अंडरस्टैंड। तो टॉप और बॉटम में इन केस ऑफ टॉप एंड बॉटम, बाई आपका किसके बराबर है, बाई इज इक्वल टू आर। अगर टॉप की बात करें हम तो बाई किसके बराबर हो गया, आर के बराबर, इधर भी बाई रेडियस के बराबर है, बिकॉज दिस इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये चीज आप बाई इज इक्वल टू आर अगर हम जहां पे पुट करते हैं तो टाउ आपका क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू
therefore tau is equal to s upon 3i r square minus r square minus r square, दिस इज 0। तो टाउ इस केस में भी आपका टॉप और बॉटम में क्या आया, 0 है। तो टाउ आपका टॉप और बॉटम में 0 यू हैव कैलकुलेटेड। नाउ द सेकंड थिंग यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस आपकी मैक्सिमम क्या होगी, तो एज यू नो द शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। तो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पे होगी, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। तो उस केस में एज shear stress is maximum at neutral axis, तो इसमें बाइज क्या होगा, 0 होगा। इसमें कंडीशन बाई क्या होगा, 0 होगा। तो जहां पे हम पुट करें वैल्यू एस टाउ इज इक्वल टू एस अपॉन 3i आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसमें पुट कर ले एस अपॉन 3i आर स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड, एस अपॉन 3i इंटू आर स्क्वायर। tau maximum, therefore tau maximum पुट कर ले वैल्यू s अपॉन 3 इंटू आई की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 64 इंटू 2r का होल स्क्वायर, राइट। इंटू आर स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। इसे आप कैलकुलेट करें, ये आपका आ जाएगा 4r स्क्वायर। तो 4 जो है ये 16 रह गया, ये r स्क्वायर और r स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। So this is equal to this 16 था, ये 4 आया। So this is equal to इसको ऊपर ले जाए 4/3, therefore tau max is equal to 4/3 s upon pi r square upon pi r square into this is d4 था 64 raised to power 4, this is pi by 64 into d4, this is the moment of inertia। लिख लो इधर, I is equal to सर्कुलर का pi by 64 into d4। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं pi by 64 into 2r raised to power 4, राइट। तो ये यहाँ पे 2r raised to power 4 आएगा। तो pi r square, तो tau max 4/3, what is this, pi r square, this is force upon area, this is equal to shear force upon area and this is equal to tau average, right। तो जहां पे लिख लीजिए आप s upon pi r square। तो this is the maximum shear stress, this is the maximum shear stress in case of the circular cross section। और अगर इसकी रिलेशन की बात करें तो ये टाउ मैक्स और इसमें
टाउ एवरेज में रिलेशन क्या है, 4/3 है। और जो इसका ये भी पैराबोला बनेगा सेम टाइप का, जहां पे आपकी जो टाउ मैक्सिमम है कहां पे है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। टाउ मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, ये आपका राइट, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये आपकी पैराबोलिक शेप बनेगी। लाइक दिस। जहां पे टाउ जीरो, जहां पे टाउ मैक्सिमम, राइट। सो दिस इज, आज मैंने आपको इस लेक्चर में आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस के बारे में इसका ड्राइव करके, और आपको ये इक्वेशंस, ये जो फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया, इसको आपने याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इफ देयर इज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, देन इन दिस केस टाउ मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज। और जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था उसमें जो आपका टाउ मैक्सिमम था, दिस इज 3/2 टाउ एवरेज। तो सो दिस यू हैव सीन दैट कि टाउ मैक्सिमम की वैल्यू इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, इन केस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। और जब नेक्स्ट में इसका ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन करवाऊंगा तो उसमें टाउ मैक्स की भी वैल्यू होगी और एक टाउ एवरेज की भी वैल्यू होगी, दोनों डिफरेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यू अंडरस्टैंड। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। इसमें 2 टॉपिक ये, कल जो इसका लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन और उसके अलावा जो दूसरी डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कस करेंगे, राइट। उनके बारे में डीप ब्रीफ डिस्कस करेंगे कि आई सेक्शन के ऊपर आपका टाउ एवरेज कहां पे है, टाउ कहां पे होगा, टी सेक्शन के ऊपर कैसा होगा, उस क्रॉस सेक्शन में जो पैराबोलिक शेप है वो कैसे बनेगी, आई सेक्शन में कैसे होगी, टी सेक्शन में कैसे होगी। तो ये चीजें जो नेक्स्ट लेक्चर में दैट वी विल टेक अप। सो थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही है। तो नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा वो नेक्स्ट होगा, लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया साइमल्टेनियसली दोनों लेक्चर्स पढ़ेंगे। वहां पे जैसे लैमिनार फ्लो है तो लैमिनार फ्लो का लेक्चर जैसे जैसे वो चलता जाएगा, लैमिनार फ्लो, फिर उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो, फिर उसके बाद फ्लो थ्रू पाइप, जितने भी चैप्टर हैं ये दोनों सब्जेक्ट में साइमल्टेनियसली इकट्ठे साथ साथ में लूंगा। और इसलिए ये बार बार बता रहा हूं कि द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर द फ्लूइड मैकेनिक्स वो भी आप देख सकते हो, और इसके साथ ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है इसके भी जो टॉपिक मैं लूंगा एज पर द जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक मैं करवा पाऊंगा, तो आप ये दोनों साइमल्टेनियसली लेक्चर दे सकते हैं। इसलिए आई एम जस्ट सेइंग यू कि आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी लेक्चर्स हैं उसको आप अच्छे तरीके से देख लें, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।